हेलो बॉयज एंड गर्ल्स। नोटबुक एडुकेयर में आप सारे प्यारे प्यारे बच्चों का स्वागत है ना। तो चलिए बच्चों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके। और जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा कि आज की जो अपनी क्लास है वो किस टॉपिक पे बेस्ड होने वाली है, ठीक है। तो बच्चों, हम लोग क्लास 12th के पहले चैप्टर को यहाँ पे पढ़ रहे थे, है ना। और जो अपना पहला चैप्टर था, आप सबको पता होगा कि हमारे पहले लेसन का नाम था चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, आवेश और विद्युत क्षेत्र, ठीक है। तो बच्चों, आवेश और विद्युत क्षेत्र के अंदर आई थिंक हमने काफी सारी चीजें पढ़ ली, जैसे आवेश क्या होता है, ठीक है, आवेश की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, हाउ कैन वी प्रोड्यूस चार्ज, आवेश को हम कैसे उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन किसे कहते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, राइट। कूलम्ब्स लॉ क्या होता है ना। तो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट क्या होता है। तो इन सारी चीजों को पढ़ने के बाद बच्चों, आज हम तैयार होते हैं इसके आगे के पोर्शन को जानने के लिए। और आज की क्लास में जो हम पढ़ेंगे बच्चों, वो टॉपिक होगा डेरिवेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज जो हम क्लास करने वाले हैं, आप ये चीज जान लो कि आज की जो अपनी क्लास है ना, तो आज की जो अपनी क्लास है, ये क्लास आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। बिकॉज आप जानते हो कि आपके एग्जाम में जो सवाल पूछा जाता है वो तीन कैटेगरी के अंदर बेसिकली पूछा जाता है, ठीक है। एक तो बच्चों आपका ऑब्जेक्टिव सेक्शन होता है, ठीक है, जहां पे आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, ठीक है। और जो बच्चों दूसरा क्राइटेरिया है क्वेश्चन पूछने का, वो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होता है 2 नंबर का, और एक थर्ड क्राइटेरिया है लॉन्ग टाइप क्वेश्चन 5 नंबर का। तो बच्चों, हम ऑब्जेक्टिव बात करें, ऑब्जेक्टिव सेक्शन की बात करें, सब्जेक्टिव सेक्शन की बात करें, शॉर्ट में या लॉन्ग में, हर कैटेगरी के अंदर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। तो किस बारे में है टॉपिक, आज की क्लास में बच्चों ये आपको सीखने के लिए मिलेगा, है ना। तो ध्यान से सीखना, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। देखो, तो बच्चों, अगर हम देखें, अगर आपको याद आ रहा है, ठीक है, तो पिछली क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक, जैसे आप इस टॉपिक को जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, एक बार आप पढ़ सकते हैं। हमने लिखा है डेरिवेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, है ना। अगर आप लोग इसको हिंदी में लिखना चाहो तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। क्लियर है। दोबारा सुन लो मैंने क्या बोला। इसके नीचे आप लिख सकते हो विद्युत द्विध्रुव के कारण, है ना, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, राइट। ये हमारे टॉपिक का नाम होगा। ओके। तो बच्चों, अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक डायपोल आपको बताता हूं, जैसा कि हमने पिछले क्लास में पढ़ा भी था, ठीक है। तो यू नो दैट कॉम्बिनेशन ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड विद वेरी स्मॉल डिस्टेंस, जैसे बच्चों मैंने बताया था, सूक्ष्म दूरी पर स्थित दो समान और विपरीत आवेश युग्म को हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जैसे बच्चों आपको दिखाई दे रहा है, ये क्यू है, ये क्यू है, दोनों ही क्यू है, ठीक है। यानी कि आवेशों का बच्चों मान समान है, राइट। आवेशों का मान समान है, ठीक है। और एक आवेश बच्चों पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है। आपको पता होगा बच्चों कि विद्युत द्विध्रुव के अंदर आवेश का परिमाण तो समान होता है, बट आवेश की जो प्रकृति होती है ना, वो डिफरेंट होती है, राइट। तो वही है यहाँ पे बच्चों, एक पॉजिटिव है, दूसरा यहाँ पे नेगेटिव है। और इनके बीच का जो बच्चों सेपरेशन होता है वो बहुत ही कम होता है। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत कम होता है। और पिछले क्लास में मैंने बताया था कि विद्युत द्विध्रुव के बीच की जो दूरी होती है ना, उसको हम 12 से इंडिकेट करते हैं। बच्चों, करने के लिए हम इसको एक्स वाई जेड किसी भी तरीके से कर सकते हैं, बट अपने एनसीईआरटी की बुक में इसके बीच की डिस्टेंस को 12 से इंडिकेट किया है। तो आप भी अपने मन से कुछ मत करना, आपको भी याद रखना है कि इसके बीच का जो सेपरेशन है ना, इलेक्ट्रिक डायपोल की जो लेंथ है ना, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 12 है। तो आप 12 से ही इंडिकेट करोगे, राइट। तो ये इलेक्ट्रिक डायपोल है ना। अब बच्चों आपको पता है कि अगर कोई आवेश है ना, तो उस आवेश के चारों तरफ विद्युत क्षेत्र होता है, राइट। आवेश के चारों तरफ जो होता है वो विद्युत क्षेत्र होता है। तो यहां भी आवेश है ना, आपको दिखाई दे रहा है, एक पॉजिटिव क्यू है, दूसरा नेगेटिव क्यू है ना। तो यहां भी आवेश है, तो इन आवेशों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा। समझ रहे हैं आप लोग, इन आवेशों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो ये जो पेयर ऑफ चार्ज है ना, ये विद्युत द्विध्रुव है, विद्युत द्विध्रुव है। ऑफ कोर्स ये आवेश से बना हुआ है। तो ये आवेश से बना जो विद्युत द्विध्रुव है ना, इसके निकट अगर हम कोई भी पॉइंट ले लेते हैं ना, तो ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल है ना, इसके चारों तरफ क्या होगा, इसके चारों तरफ जो होगा, इसके चारों तरफ अगर हम कोई पॉइंट लेते हैं, तो उस पॉइंट पे बच्चों विद्युत क्षेत्र का कुछ ना कुछ मान होगा, ठीक है। तो बच्चों इसी डायपोल की वजह से हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बतानी है, ठीक है। अब बच्चों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो आप काम करने वाले हो ना, तो यहाँ पे आपका जो आप काम करोगे, वो काम करने के लिए यहाँ पे आपको 3 कंडीशंस दी जाएगी। जैसे बच्चों आपको पता है, आप किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान बताओगे, ठीक है।
तो जैसे बच्चों यहाँ पे अगर आप मैं पॉइंट की बात कर लूँ ना, तो यार आप किस पॉइंट में बताओगे? तो आप याद रखना कि यहाँ पे 3 कंडीशंस आपको दी जाएंगी और उन 3 डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी रहेगी, ठीक है। जैसे बच्चों यहाँ पे जो आपको पहली अवस्था दी जाएगी वो जाएगी एक्सियल स्थिति, है ना, एक्सियल पोजीशन। बच्चों एक्सियल पोजीशन को हम बोलेंगे अक्षीय स्थिति में, ठीक है, अक्षीय स्थिति में। आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालें, ठीक है। हाँ जी, तो पहला जिसपे हम बात कर रहे होंगे वो अपना एक्सियल पोजीशन होगा, ठीक है। उसके बाद बच्चों हम बात करेंगे नॉन एक्सियल पोजीशन, ठीक है, नॉन एक्सियल पोजीशन। नॉन एक्सियल पोजीशन इसको हम बोलेंगे निरक्षीय स्थिति, ठीक है, निरक्षीय स्थिति, नॉन एक्सियल पोजीशन, ठीक है। और जो बच्चों अपना तीसरा स्थिति होगा वो होगा एट एनी पोजीशन। तो आपको समझ में आ रहा है कि आज की क्लास में हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, आज की क्लास में हम जो पढ़ने वाले हैं बच्चों, उसके अंदर हमें 3 डिफरेंट कंडीशन मिलेगी, राइट। और उन 3 डिफरेंट कंडीशन में बच्चों बारी बारी से हमको कोई भी कंडीशन दे सकता है और उस कंडीशन में हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालने के लिए दिया जाएगा। जैसे बच्चों हमसे पूछेगा यार एक्सियल पोजीशन पे अक्षीय स्थिति में क्या होगा, है ना, अक्षीय स्थिति में आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल के बता दो। या फिर बच्चों आपसे पूछेगा कि निरक्षीय स्थिति में आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल के बता दो, या किसी भी स्थिति में बता दो। तो बच्चों ये बात तो आप तब बता पाएंगे ना जब आपको पहचानने आएगा कि कौन सा अक्षीय होता है, कौन सा निरक्षीय होता है और कौन सा किसी भी स्थिति होता है। तो ध्यान रखना आप लोग, ठीक है, आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना कि कौन से बिंदु को आप अक्षीय बोलोगे। फॉर एग्जाम्पल बच्चों जैसे मैं बताऊं कि अपना डायपोल है, याद रखना जब इस डायपोल के अलोंग, जब इसके सीध में कोई पॉइंट होगा ना, इस लाइन के सीध में इसके अलोंग अगर कोई पॉइंट हम लेंगे तो उस पॉइंट को हम बोलेंगे अक्षीय बिंदु, एक्सियल पोजीशन। फॉर एग्जाम्पल बच्चों ये पॉइंट मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया, आप मुझे बताओ ये जो पॉइंट है क्या इसके लाइन के अलोंग है? क्या इसी लाइन को अगर मैं आगे प्रोड्यूस करूंगा तो यहां पहुंच जाऊंगा मैं? ऑफ कोर्स। तो ये जो पॉइंट है ना ये एक्सेल पोजीशन है, ये पॉइंट एक्सेल पोजीशन है, ये पॉइंट एक्सेल पोजीशन है। इस तरीके से मैं इस तरफ भी ले सकता हूं, है ना, ये पॉइंट कौन सा है? एक्सेल पोजीशन है। ये पॉइंट कौन सा है? एक्सेल पोजीशन है। ये पॉइंट कौन सा? एक्सेल पोजीशन है। तो मेरे को लगता है कि आप लोग एक्सेल पोजीशन समझ चुके हो। अगर विद्युत द्विध्रुव, है ना, फॉर एग्जाम्पल बच्चों अगर विद्युत द्विध्रुव के सीध में कोई बिंदु है, अगर इलेक्ट्रिक डायपोल के सीध में इसके अलोंग कोई पॉइंट है तो उसको हम एक्सियल पॉइंट कहते हैं। आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर बच्चों हम निरक्षीय स्थिति की बात करते हैं तो निरक्षीय स्थिति क्या होता है? ये जो अपना डायपोल है ना, ये जो अपना डायपोल है बच्चों, इस डायपोल के जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का पॉइंट होता है, आई मीन टू से बच्चों ये जो विद्युत द्विध्रुव है इसका जो लंब समद्विभाजक वाला रेखा रहेगा, लंब समद्विभाजक वाला रेखा रहेगा, आपने लंब समद्विभाजक पढ़ा होगा क्लास, छोटी क्लासेस के अंदर। तो लंब समद्विभाजक मतलब क्या? इसके मिड पॉइंट से लंबवत, लंबवत आप लाइन ले लो। तो इस रेखा पे कोई भी बिंदु, ये बिंदु ले लो आप, है ना, ये बिंदु ले लो आप, ठीक है, ये बिंदु ले लो आप, ये बिंदु ले लो आप, कितने भी डिस्टेंस पे ले लो आप, या फिर नीचे ले लो, ये पॉइंट ले लो आप, ये पॉइंट ले लो। तो बच्चों ये जो जितने भी पॉइंट होंगे ना, इन पॉइंट को हम बोलेंगे निरक्षीय स्थिति, ठीक है, निरक्षीय स्थिति। तो आई होप कि बच्चों आपको अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में डिफरेंशिएट करने आ रहा होगा। आप समझ पा रहे होंगे कि किस पॉइंट को हम एक्सियल कहते हैं और किस पॉइंट को बच्चों हम नॉन एक्सियल, निरक्षीय कहते हैं, ठीक है। बच्चों यहाँ पे एक थर्ड पोजीशन भी थी जिसको हम एट एनी पोजीशन नाम दे रहे थे। तो याद रखना दीज आर एक्सियल पोजीशन, राइट, ये अक्षीय स्थिति के बिंदु है। दीज आर नॉन एक्सियल पोजीशंस पॉइंट, राइट, ये निरक्षीय स्थिति का बिंदु है। इसके अलावा कोई भी स्थिति हो बच्चों तो वो किसी भी स्थिति होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें कहता है कि ये वाला पॉइंट कौन सा है दोस्त, तो आप कहेंगे यार ये अक्षीय तो है नहीं, है ना, ये निरक्षीय भी नहीं है, तो ये क्या होगा? ये किसी भी स्थिति होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग को अक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति और किसी भी स्थिति में डिफरेंशिएट करने आ गया होगा। आप ये समझ गए होंगे कि कब बिंदु को हम अक्षीय कहते हैं, कब बिंदु को हम निरक्षीय कहते हैं और कब किसी पॉइंट को हम किसी भी स्थिति कहते हैं, ठीक है। आज की क्लास में बच्चों हम क्या करेंगे, बारी बारी से, राइट, पहले हम अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, फिर हम निरक्षीय स्थिति में निकालेंगे और फिर हम किसी भी स्थिति में इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन को निकालेंगे। और इस तरीके से बच्चों हम आगे कंटिन्यू करेंगे और ये वाला पोर्शन अपना कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज की क्लास में बच्चों हम करेंगे केस नंबर 1, राइट, ओके। सो लेट्स स्टार्ट बच्चों, द कंडीशन नंबर 1, द कहानी नंबर 1 बेस्ड ऑन द सेम, है ना। देखते हैं तो इसको थोड़ा बच्चों सिस्टमैटिक तरीके से बनाता हूं, मिटाते हैं इसको यहां से, है ना, ध्यान देना। तो क्या करेंगे बच्चों पता है? सबसे पहले एज यू नो सबसे पहले हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक डायपोल का एक फिगर बनाएंगे, ठीक है। जैसे मैंने कहा, ठीक है, कि इलेक्ट्रिक डायपोल बनाना है अपने को, है ना।
तो मैंने बोला कि मान लेते हैं, है ना, मान लेते हैं कि अपने पास ये एक इलेक्ट्रिक डायपोल है। मान लेते हैं बच्चों, मानने में क्या है, ठीक है, ये अपने पास एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, राइट। और यहाँ पे रखा हुआ है प्लस क्यू, ठीक है, और यहाँ पे रखा हुआ है माइनस क्यू। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। हाँ जी, वेरी नाइस बच्चों। ओके, और आपको बच्चों पता है कि द्विध्रुव की जो लंबाई होती है उसको हम 12 से इंडिकेट करते हैं। तो द सेपरेशन बिटवीन दीज टू चार्ज और द लेंथ ऑफ डाइपोल कैन बी, सॉरी एक सेकंड बच्चों, ठीक है, हाँ, ये जो सेपरेशन है ना, इस सेपरेशन को मैं बोल सकता हूं कि भाई ये 12 है यार, ठीक है। ये सेपरेशन कितनी है, ये सेपरेशन 12 है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। हाँ जी बच्चों, एक बात आप और याद रखना कि यहाँ पे कोई भी पॉइंट है ना, कोई भी पॉइंट है तो वो पॉइंट कितनी दूरी पर है। ये डाइपोल है, ये डाइपोल है प्लस, ये डाइपोल है, ठीक है, प्लस क्यू और माइनस क्यू, है ना। तो ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, डाइपोल से कितने डिस्टेंस पे है। तो क्या ये डिस्टेंस हम यहां से बताएंगे? नो। क्या ये डिस्टेंस हम यहां से बताएंगे? नो। हमेशा याद रखना, कोई भी पॉइंट कहीं पे भी रखा हो, वो पॉइंट डाइपोल से कितने डिस्टेंस पे है, अगर वो दूरी आपको बतानी है ना, तो वो दूरी आप मिड पॉइंट से बताते हो, मिड पॉइंट से बताते हो। तो मिड पॉइंट का मतलब बच्चों मध्य बिंदु, इस डाइपोल का, राइट, इस डाइपोल का मिड पॉइंट बच्चों ये है, ये है। तो ये पॉइंट कितना डिस्टेंस पे है तो हम मिड पॉइंट से बताएंगे, ये है दूरी आर, है ना। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। कोई भी पॉइंट है वो कितने डिस्टेंस पे है, अगर हमें वो डिस्टेंस बतानी है ना, तो बेटा वो डिस्टेंस हम सेंटर से बताएंगे, मिड पॉइंट से बताएंगे, ठीक है। तो आई होप कि बच्चों आपको ये पॉइंट क्लियर होगा, कोई ज्यादा डाउट वाली बात इसमें है नहीं। तो आप मुझे बताना यहाँ पे, है ना, कि अभी हम जो पहला पढ़ने वाले हैं, जो अपना पहला कंडीशन होगा, ओके, लेट मी शो दैट कंडीशन, केस फर्स्ट, ओके, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में बच्चों होगा अक्षीय स्थिति में, राइट, थोड़ा हिंदी में लिख देता हूं, मजा आ जाएगा, है ना। अक्षीय स्थिति में, उम्मीद है कि ये कलरफुल जो पेन और जो यूज कर रहा हूं मैं, ये आपकी आंखों को सुकून दे रहा होगा और आपको मजा आ रहा होगा, राइट। पढ़ाई में मजा आना चाहिए बच्चों, है ना। ऐसा ना हो कि पढ़ाई करते वक्त आप प्रेशराइज हो जाओ और आपको प्रेशर कुकर वाला फीलिंग आए, ठीक है, गलत हो जाएगा। तो जो भी आप कर रहे हो उसमें आपका इंटरेस्ट होना चाहिए और पूरे दिल से, पूरी मोहब्बत से, पूरी शिद्दत के साथ जब आप कोई काम करते हो तो वो काम अच्छा होता है और उस काम में आप सफल जरूर होते हो, ठीक है। अक्षीय स्थिति में, है ना, अक्षीय स्थिति में। तो इन एक्सेल पोजीशन वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन वट एवर द टॉपिक इज, ठीक है। तो अक्षीय स्थिति में बच्चों करने वाले, ठीक है, अंडरलाइन कर देते हैं, है ना। तो अक्षीय स्थिति में करने वाले बच्चों, बताओ अक्षीय स्थिति वाला बिंदु कहां पे होता है। जहां से भी आप मेरा वीडियो देख रहे हो, जिस भी मोहल्ले से, जिस भी इलाके से, आप मुझे बताओ कि आपको अक्षीय स्थिति का एड्रेस पता है, कहां पे होता है। आप कहेंगे सर इसी के अलोंग जो होता है पॉइंट, वही अक्षीय स्थिति होता है, चाहे आप इस तरफ ले ले या उस तरफ ले ले, क्या फर्क पड़ता है। तो मैंने कहा ठीक है, अगर ऐसा है तो दिखा देते हैं फिर, है ना। ये जो बिंदु है ना, ये हमारा अक्षीय स्थिति का बिंदु है, ठीक है। किसी और कलम से दिखाएं तो बेहतर होगा। ये जो बिंदु है ये हमारा अक्षीय स्थिति का बिंदु है, ये बात आप मानेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ जी, अब बच्चों आपको जैसा कि एक बात और पता है कि ये बिंदु अक्षीय स्थिति का बिंदु है। यहाँ पे नाम दे देते हैं बच्चों, इस बिंदु का नाम ए है, ठीक है, इस बिंदु का नाम बी है, और ये जो अक्षीय स्थिति का बिंदु है, इस बिंदु का नाम सी है ना। अब बच्चों ये जो बिंदु है ना, ये जो बिंदु है, ये बिंदु की दूरी हम बी से मापे कि ए से मापे, कहां से मापे आप बताओ। जहां से भी आप देख रहे हो वहां से बोलना है आपको, कहां से मापे। अगर आपने ढंग से पढ़ा है तो आप कहेंगे सर ना बी से मापेंगे ना ए से मापेंगे। अभी आपने तुरंत बताया है कि कोई भी बिंदु है, अगर उस बिंदु की दूरी आपको बतानी है, ज्ञात करनी है, तो उस पॉइंट की डिस्टेंस आप इस डायपोल के मिड पॉइंट से बताते हैं। तो यहां पे बच्चों आप डायपोल का मिड पॉइंट एक बार हाईलाइट कर दीजिए। तो जब आप डायपोल का मिड पॉइंट हाईलाइट करेंगे ना, तो यू विल गेट इस डायपोल का जो मिड पॉइंट है, आई थिंक वो यहाँ पे होगा, है ना, यहाँ पे होगा। आई थिंक ठीक किया मैंने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पे होगा, ठीक है। हाँ जी, तो इस डायपोल के मिड पॉइंट का नाम हम ओ मान लेते हैं, ठीक है, ओ मान लेते हैं। अब ये पॉइंट कितने डिस्टेंस पे है, ये ना हम बी से माप रहे हैं ना हम ए से माप रहे हैं। ये जो डिस्टेंस है सी की इस डायपोल से, वो ये जो सी है ये कितनी दूरी पर है इस विद्युत द्विध्रुव से, तो इस बिंदु की इस द्विध्रुव से दूरी हम इस मिडिल पॉइंट ओ से बताते हैं। तो हमने कहा कि यार ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस जो हम बता रहे हैं,
वो यहाँ पे किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा, मान लेते हैं बच्चों वो आर के बराबर है। ठीक है, मानने में क्या है, वो आर के बराबर है, मान लिया हमने। ठीक है, और इसको थोड़ा सा ज्वाइन कर दीजिए आप लोग, एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा ज्वाइन कर दो आप लोग। उम्मीद है कि आपको सब कुछ दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए तो बच्चों फिगर अपना तैयार होता है, अब हम मेन जो अपना कंटेंट है, जो मेन ऑब्जेक्टिव है इस क्लास का, उस पे आएंगे हम लोग। ठीक है, क्या समझ में आया बच्चों, समझ में ये आया है कि ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है। ठीक है, ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जिसकी लंबाई कितनी है, जिसकी लंबाई 12 है ना, जिसकी लंबाई 12 है, वेरी नाइस। इसी डायपोल के मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु सी है जो कि अक्षीय स्थिति का बिंदु है कि निरक्षीय का बिंदु है, आप कहेंगे सर अक्षीय स्थिति का बिंदु है। ठीक है, तो हम काम स्टार्ट करते हैं बच्चों, तरीका जान लो, करना क्या ना आपको, करना आपको ये है कि डायपोल में दो आवेश है ना, तो पहले आप बारी बारी से काम करेंगे। पहले आप प्लस क्यू की वजह से इस सी पर तीव्रता निकाल देंगे विद्युत क्षेत्र की। ठीक है, जब बच्चों क्यू की वजह से हो जाए उसके बाद आप इस माइनस क्यू की वजह से तीव्रता निकालेंगे विद्युत क्षेत्र की, समझ में आ रहा होगा आपको, है ना। और प्लस क्यू की वजह से निकालने के बाद, माइनस क्यू की वजह से निकालने के बाद आप क्या करना, जो आपके पास तो दोनों वैल्यू आएगी ना, उनका आप रिजल्टेंट निकाल देना, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक वी कैन स्टार्ट, हम आगे बढ़ सकते हैं, तो शुरू करते हैं बच्चों। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, देखो यहाँ पे, ठीक है, देखिएगा, हाँ जी। इन फिगर का मतलब होता है बच्चों चित्र से। ठीक है, चित्र में आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना, प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू के कारण सी बिंदु पर, प्लस क्यू के कारण सी बिंदु पर तीव्रता, कौन सी तीव्रता बच्चों, तो अगर आप नोट बना रहे हैं तो मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया है तीव्रता, आप लोग पूरा लिख देना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अच्छा रहेगा, है ना। मैं तो यहाँ लिख देता हूं ताकि जल्दी जल्दी हो जाए, बाकी समझ में तो आपको आ रहा है। प्लस क्यू के कारण सी बिंदु पर तीव्रता, अब बच्चों प्लस क्यू के कारण जो तीव्रता है ना, उसको आप मान लीजिए E1। ठीक है, E1। अब आपको पता है ई का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ई का फॉर्मूला होता है, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो बेटा मेरा सजेशन होगा कि आप प्रीवियस वीडियोस को देखो, और उन क्लासेस के अंदर जो कुछ पढ़ाया गया है आपको, जो कुछ भी समझाया गया है, वो सारी समझदारी आपकी क्लियर होगी, और उसके बाद आप अपकमिंग वीडियोस पे जाओगे तो आपको बेहतर फील होगा, और जो भी कंटेंट सिखाया जाएगा वो आपको समझ में भी आएगा, है ना। और अगर आप बीचों बीच में जंप मार रहे हो, जहां तहां से वीडियो देख रहे हो, तो फिर आपको अच्छा फील नहीं होगा, और आपका कोई भी स्टैंडर्ड डेवलप नहीं होगा, आप नॉर्मली रह जाओगे सब दिन। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन आता है, और ये मानते हुए कि आपको आता है मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ई बराबर क्या होता है, ई बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्यू बट्टे आर स्क्वायर, आपने यही पढ़ा था, क्यू बट्टे आर स्क्वायर। अब बच्चों आर का मान क्या होगा, आप मेरी बात समझना, आर का मतलब डिस्टेंस, अगर बच्चों दूरी एक्स है तो बट्टा में एक्स स्क्वायर, दूरी आर है तो बट्टा में आर स्क्वायर, दूरी वाई है तो बट्टा में वाई स्क्वायर, दूरी जो भी है ना बट्टा में उसका स्क्वायर। तो प्लस क्यू की वजह से निकाल रहे हैं सी पर, तो बच्चों अगर प्लस क्यू की वजह से सी पर निकाल रहे हैं तो दूरी तो हम यही बी से सी की लेंगे, इतना सा डिस्टेंस। अब बच्चों आप समझदार हैं, आपको पता है ये पूरा ए से लेके बी तक डायपोल की लेंथ 12, ये मिड पॉइंट है तो आधा एल, समझना ध्यान से, पूरा कितना 12, तो आधा एल राइट, और यहां से यहां तक आर। अब बच्चों सोचो, ये जो ओ से लेके सी की दूरी है ये आर है, और ओ से लेके बी की दूरी ये जो है ये एल है। अगर इस पूरे आर में से मैं ये एल काट के निकाल दूं तो क्या ये मिल जाएगा, ऑफ कोर्स मिल जाएगा, है ना। बच्चों एक बात को मैं यहाँ पे रिपीट नहीं करूंगा, वीडियो है, ऑनलाइन पढ़ रहे हो, अगर कहीं पे कोई डाउट आता है तो ना पीछे कर लेना और दोबारा सुन लेना तो समझ में आ जाएगा, इंस्टेड के मैं यहाँ पे 13 बार बोलूं। ठीक है, हाँ, तो ये आर है, ये एल है, इस पूरे आर में से ये एल काट के हटा दोगे तो बीसी मिल जाएगा, यानी बीसी बराबर आर माइनस एल। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। बच्चों ऐसे जब हम माइनस क्यू की वजह से यहां सी पर निकालेंगे ना तीव्रता, तो माइनस क्यू से लेकर के यानी इस ए से लेकर के सी तक की डिस्टेंस हमें बतानी होगी, तो ये डिस्टेंस आर है, और यहां से यहां तक क्या है, एल है, तो इस आर में हम ये एल जोड़ देंगे, तो यहां से यहां तक का जो गैप होगा ना ये होगा आर प्लस एल। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो प्लस क्यू की वजह से बच्चों तीव्रता, तो ये डिस्टेंस क्या है अभी बताया मैंने, बताओ, आर माइनस एल का स्क्वायर, तो बच्चों यहां पे आप कर दोगे आर, राइट,
आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, आर माइनस एल का होल स्क्वायर। आपको पता है 1/4πε0 क्यू बट्टे आर स्क्वायर जो होता है वो फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो वही फॉर्मूला बच्चों हमने अप्लाई किया। अब बच्चों आप जानते हो कि विद्युत क्षेत्र जो होता है ना वो सदिश राशि होता है, राइट? आप सबको पता है, अगर नहीं पता है तो मैं बता रहा हूं, जान लो। ठीक है, विद्युत क्षेत्र कौन सी राशि होता है? विद्युत क्षेत्र जो होता है वो सदिश राशि होता है। अगर बच्चों विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है तो इसमें दिशा भी होगी। तो आप मुझे बताओ, जो आपने प्लस क्यू की वजह से सी पर तीव्रता निकाली है, इसकी डायरेक्शन क्या होगी? आप कहेंगे सर आपने प्लस क्यू की वजह से निकाला है, और हम जानते हैं कि विद्युत बल रेखा प्लस से स्टार्ट होती है। अगर बच्चों प्लस से स्टार्ट होती है तो मुझे बताओ इसकी वजह से यहां सी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो बी से सी होगा कि सी से बी होगा? मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप ये बोलते हो कि डायरेक्शन सी से बी होगा, यानी कि आप प्लस पर जा रहे हो, और आपको पता है कि प्लस से तो निकलती है ना, इसलिए ये डायरेक्शन जो आपने दिखाया गलत है। प्लस से निकलती है, यानी कि डायरेक्शन सी से बी नहीं होगा सर, डायरेक्शन बी से सी होगा। तो यहां पे जो आप डायरेक्शन मेंशन करोगे, दैट डायरेक्शन शुड बी डायरेक्शन, राइट? डायरेक्शन। तो यहां पे बच्चों डायरेक्शन हो जाएगा, बताओ कहां से कहां, बोलो। डायरेक्शन हो जाएगा फ्रॉम बी टू सी। तो आप बोल देंगे आप बोल देंगे डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी। तो ये बच्चों प्लस क्यू की वजह से आपने काम किया। ठीक है, हाँ जी। अब बच्चों अगर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो हम कहेंगे, है ना, देखना आप लोग, सिमिलरली, सिमिलरली का मतलब बच्चों ठीक ऐसे ही, सिमिलरली ठीक ऐसे ही। अभी हमने प्लस क्यू की वजह से तीव्रता निकाला, ठीक है, प्लस क्यू, क्यू का काम खत्म बच्चों। अब हम माइनस क्यू की वजह से तीव्रता निकालेंगे। तो हम कहेंगे माइनस क्यू के कारण, राइटिंग बच्चों विजिबल हो, क्लियर हो, आपको अच्छे से दिखाई दे, इस बात का भी ध्यान रखना होता है हमें, अदरवाइज तो राइटिंग हमारी बहुत अच्छी है। ठीक है, हाँ, माइनस क्यू के कारण सी पर तीव्रता, माइनस क्यू के कारण सी पर तीव्रता। तो सी है ना बच्चों, हाँ सी, अक्षीय बिंदु का नाम सी है। ठीक है, तो अगेन द सेम फॉर्मूला वी विल यूज 1/4πε0 क्यू बटे आर स्क्वायर। तो यहाँ पे ना बच्चों, यहाँ पे हम जो पुट कर रहे हैं, ठीक है, तो प्लस क्यू की वजह से बच्चों हमने इवन मान लिया, माइनस क्यू की वजह से आप E2 मान लो। तो E2 बराबर फॉर्मूला 1/4πε0। ठीक है, सॉरी एक सेकंड बच्चों, बच्चों एक चीज याद रखना कि जब हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं ना, तो हम प्लस क्यू की वजह से विद्युत क्षेत्र निकालें या माइनस क्यू की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें, आप याद रखना हम आवेश का केवल परिमाण परिमाण लेते हैं, अर्थात हम केवल क्यू लेते हैं, केवल क्यू लेते हैं। इस बात से हमें मतलब नहीं होता कि उसकी प्रकृति क्या है, राइट? बच्चों यहाँ पे मैं चाहूं तो काफी लंबा लेक्चर दे सकता हूं, बोले तो कि चीजें कैसे हो रही है, बट दैट डज नॉट मेक सेंस। ठीक है, आपको टू दी पॉइंट बताता हूं मैं, आप इसको समझो, और अगर आपकी चाहत होगी कि मैं पूरा बताऊं तो आप कमेंट करना, मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, याद रखना मैं यहाँ पे सीधा सा लॉजिक देता हूं कि जब भी आप कोई वेक्टर क्वांटिटी पे कैलकुलेशन करोगे, है ना, अगर आप कोई सदिश राशि वगैरह पे काम कर रहे हो, अगर आप कोई सदिश राशि के साथ कोई डेरिवेशन कर रहे हो, कोई मैथमेटिक्स कर रहे हो, तो यू मस्ट कीप वन थिंग इन योर माइंड कि जब आप वेक्टर क्वांटिटी के साथ काम कर रहे हो ना, तो वेक्टर क्वांटिटी से टैकल करते टाइम आपको सिर्फ चार्ज के मैग्नीट्यूड से मतलब होना चाहिए। आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि ये प्लस में है कि माइनस में है। इस प्लस माइनस से मतलब हमको नहीं होगा, हमें सिर्फ आवेश के परिमाण से मतलब होगा। अब बच्चों सदिश राशि में क्या, सदिश राशि में बल हो सकता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो सकती है, देयर आर सो मेनी थिंग बिलोंग्स टू वेक्टर क्वांटिटी, राइट? यस। लेकिन बच्चों अगर हम स्केलर क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, अगर हम एक अदिश राशि की बात कर रहे हैं, जैसे आने वाले चैप्टर में जब हम विभव पढ़ेंगे, तो विभव एक अदिश राशि होती है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी की जब बच्चों हम बात करेंगे ना, तो वहां पे हमें चार्ज के मैग्नीट्यूड से तो मतलब होगा ही होगा, साथ में हमें इस बात से भी मतलब होगा कि वो चार्ज की प्रकृति क्या है, वो धनावेशित है कि वो ऋणावेशित है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूं, आप दोबारा से सुन लो। जब हम सदिश राशि निकालते हैं तो सदिश राशि निकालते टाइम हमें आवेश के प्लस माइनस से मतलब नहीं होगा, हमें सिर्फ आवेश का परिमाण चाहिए होता है। लेकिन जब हम अदिश राशि निकालते हैं तो अदिश राशि में हमें आवेश के प्लस माइनस से भी मतलब होता है। ठीक है, अब
क्या कारण है, कैसे, अगर आप इतने से काम चला लोगे इट्स ओके, बिकॉज मैंने आपको ब्रह्मास्त्र बता दिया है, पूरी फिजिक्स में ये बात अप्लाई होगी। कहीं भी वेक्टर क्वांटिटी देखते हो प्लस माइनस को भूल जाओ, सिर्फ क्यू ले लो। कहीं भी स्केलर क्वांटिटी अदिश राशि देखते हो तो वहां पे आपको प्लस माइनस को रखना होगा, पूरी फिजिक्स में हर जगह। रीजन जानना चाहते हो तो कमेंट करना, आई विल एक्सप्लेन द रीजन ऑल्सो, बट फिलहाल के लिए मैं आगे बढ़ता हूं बच्चों, ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, है ना। तो आप मुझे बताओ बच्चों, यहाँ पे जो आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हो, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये एक सदिश राशि है। और अगर ये सदिश राशि है तो आपको पता है प्लस माइनस से मतलब नहीं होगा, तो माइनस क्यू की वजह से भी निकाल रहे हैं ना, फिर भी हमको लेना सिर्फ क्यू है, माइनस से मतलब नहीं होगा। तो हम यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, हम यहाँ पे पुट करेंगे क्यू, ठीक है, क्यू और बट्टा। बच्चों यहां से लेके यहां तक की दूरी, अभी मैंने बताया था ये दूरी थी r माइनस एल, और यहां से लेके यहां तक की दूरी थी r प्लस एल। तो यहां पे मैं लिख दूंगा r प्लस एल का क्या चीज, होल स्क्वायर। मानते हो बच्चों आप लोग ये बात, डेफिनेटली आपको मानना ही पड़ेगा, क्यों नहीं मानोगे आप, समझा रहा हूं मैं आपको, ठीक है। हाँ जी, अब बात करेंगे बच्चों डायरेक्शन की, कि डायरेक्शन क्या होगा। तो मुझे बताओ इस माइनस की वजह से, माइनस से विद्युत बल रेखा निकलती है कि माइनस पे आती है, बोलो। आप कहेंगे सर प्लस से निकलती है बट माइनस पे तो आती है ना, माइनस पे आती है, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसे होगी कि ऐसे होगी। आप कहेंगे सर माइनस पे आती है इसलिए ए से सी नहीं होगी, सी से ए होगी। तो यहां पे आप मेंशन करेंगे इस बात को, एंड यू विल मेंशन वन थिंग हियर, डायरेक्शन, ठीक है। कहां से कहां, ए से सी की सी से, बोलो, सुन रहा हूं मैं, डायरेक्शन सी से ए, ठीक है। हाँ जी, वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चों। अब मुझे बताओ इस डायपोल में कोई और चीज है क्या, प्लस क्यू था, निकाल दिया प्लस क्यू की वजह से, माइनस क्यू था, निकाल दिया सर, अब तो कोई चीज है नहीं, तो बस फिजिक्स खत्म हो गया यहाँ तक। अब इसके बाद मैथ शुरू होगी, इसी को सॉल्व वॉल्व कर दो, जो आएगा वो अपना आंसर हो जाएगा, अक्षय स्थिति का रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, है ना, एंड देखते हैं, ठीक है। सुनना ध्यान से, देखना यार, ये दूसरे वाले में ऐसा कलर क्यों आ रहा है, व्हाट इज द तकलीफ, क्या तकलीफ है, ठीक है, क्या तकलीफ है बॉस। चलो कोई बात नहीं, यूज कर लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है, बात तो एक ही है। देखो, तो E1 निकाल दिया बच्चों हमने, E2 निकाल दिया। अब आपको क्या करना है वो सुनना आप लोग। तो इसके बाद वाला बच्चों जो है ना, इसके बाद मैं अगले पेज में ले रहा हूं, तो आप थोड़ा समझिएगा, है ना, देखना, ठीक है, सुनना। यदि परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो तो, ठीक है, तो वी कैन से, वी कैन से, हम क्या कह सकते हैं बच्चों, हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो तो वी कैन से E इज इक्वल टू E1 माइनस E2, ठीक है। हाँ, बच्चों देखो, जब मेरा क्लास आप अटेंड करते हो ना, जब आप मेरा लेक्चर देखते हो, तो मेरा लेक्चर देखते टाइम ना आप अपना दिल दिमाग थोड़ा सा खोल के रखा करो, हुचुक फुचुक करके मेरा लेक्चर देखोगे तो दिक्कत होगी। और अगर आप पूरा सुन जाते हो मेरे को, तो जो टॉपिक मैं पढ़ाता हूँ ना, वो आपका टॉपिक बेटा यहाँ पे धस जाएगा, और जिंदगी भर के लिए उसमें कभी कोई डाउट बचेगा नहीं, आप पढ़ा पाओगे किसी को अगर आप ढंग से पढ़ लोगे तो, ठीक है। एग्जाम तो बहुत छोटी बात है, तो समझना ध्यान से। आपने देखा कि मैंने यहाँ पे माइनस किया, तो हमने माइनस क्यों किया बच्चों, आपको समझना है, देखो, प्लस क्यू की वजह से, ठीक है, प्लस क्यू की वजह से हमने E1 निकाला था, माइनस क्यू की वजह से हमने E2 निकाला था। माइनस क्यों किया बच्चों, वो थोड़ा समझना है, ठीक है। देखो, आपको पता है कि प्लस क्यू का डायरेक्शन, देखो प्लस क्यू की वजह से जो हमने निकाला है वो पीसी है, पीसी ऐसे है, तो ये है अपना डायरेक्शन। बच्चों इसको मैं मिटा दूंगा, थोड़ा बस देख लो। प्लस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डायरेक्शन है फ्रॉम बी टू सी, तो बी टू सी ऐसे, यानी कि ये E1 का डायरेक्शन है ना, हाँ जी। और माइनस क्यू की वजह से जो डायरेक्शन है वो है सी टू ए, तो सी टू ए, सी से ए यानी कि ऐसे, ये E2 का डायरेक्शन है। क्या मानते हैं बात, बिल्कुल ठीक है।
तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ E1 एंड ये E2 है। आप मुझे बताओ कि ये जो दोनों डायरेक्शन है ये सिमिलर एक ही दिशा में कि अपोजिट है? आप कहेंगे सर ये अपोजिट डायरेक्शन में है, E1 इधर है और E2 इधर है। मेरे प्यारे बच्चों आप याद रखना, जब दो चीजें एक ही दिशा में होती है तो परिणामी निकालने के लिए आप उनको जोड़ दोगे। बट अगर दो चीजें अपोजिट डायरेक्शन में होगी तो परिणामी निकालने के लिए आप उसको घटा दोगे। क्योंकि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में था, इसलिए बच्चों इसको आप क्या कर दोगे, इसको आप लोग अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से आप इसको घटा रहे हो, इसलिए आपने यहाँ पे यूज किया E1 माइनस E2, है ना। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना। अब क्या करना है बच्चों, अब जो है ना ये जो E1 दिखाई दे रहा है उस E1 की जगह पे ये जो E2 दिखाई दे रहा है उस E2 की जगह पे हम इनके मानों को पुट करेंगे। तो E1 का मान हमें ये दिखाई दे रहा है और E2 का मान हमें ये दिखाई दे रहा है। E1 बराबर क्या है, 1/4πε0 Q बट्टे R माइनस L का होल स्क्वायर। तो वही यहाँ पे E1 की जगह पे डालना है हमें 1/4πε0, ठीक है, Q बट्टे R माइनस L का होल स्क्वायर, है ना। वेरी गुड, माइनस है यहाँ पे माइनस कर दो, ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। अब बच्चों हमें यहाँ पे E2 चाहिए ना, E2, तो E2 का मान क्या था, 1/4πε0 Q बट्टे R प्लस L का होल स्क्वायर। तो माइनस 1/4πε0, ठीक है, Q बट्टे R प्लस L का होल स्क्वायर। बस बच्चों अब कुछ नहीं करना, अब इसको इज्जत से सॉल्व कर देना है, जो अल्टीमेटली आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, वही हमारा रिजल्ट हमें याद रखना होगा, ठीक है। तो सॉल्व कर लेते हैं आगे, ठीक है। देखना है यहाँ पे, तो थोड़ा सा वी शुड चेंज द कलर ऑफ, ठीक है। कौन सा ले ले, पीला लेते हैं, पियर का, ठीक है। हाँ, तो ये है बच्चों E, ठीक है। आप मुझे बताओ बच्चों, इसमें कुछ कॉमन वॉमन आएगा क्या, देख के बताओ। आप कहेंगे सर 1/4πε0 दोनों में, यहां भी 1/4πε0 है, यहां भी 1/4πε0 है, ठीक है। Q दोनों में है, तो जो कॉमन है ना उसको निकाल लो। Q को 1 से मल्टीप्लाई करके 4πε0 के साथ बाहर खींच लो। तो हमने कहा ठीक है सर, कर देते हैं। Q बट्टे 4πε0 जो है वो हमारा कॉमन के फॉर्म में बाहर आ गया। अब बच क्या गया सर, 1 बट्टे R माइनस L का होल स्क्वायर बच गया और 1 बट्टे R प्लस L का होल स्क्वायर बच गया। तो यहां पे बच गया 1 बट्टा R माइनस L का होल स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 1 बट्टे R प्लस L का होल स्क्वायर, ठीक है। उम्मीद है कि भावनाएं स्पष्ट है, सब कुछ क्लियर है, ठीक है बच्चों, वेरी गुड। ध्यान से समझते रहना, फोकस के साथ, दिल दिमाग लगा करके, ठीक है। ये E रहा बच्चों, ठीक है, ये E रहा। अब ये अपना Q बट्टे 4πε0, ठीक है, इनटू। अब बच्चों क्या करेंगे आप समझना, आप सब जानते हो A माइनस बी इंटू, देखो एक फॉर्मूला होता है A माइनस बी, कहां लिख दूं बच्चों, एक काम करते हैं, ये सब ना मैं किसी ऐसे पेज पे लिखता हूं जहां पे लिखा ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि ऐसे में आपको सुविधा होगी फिर पढ़ने वढ़ने में, ठीक है। तो मैं ना एक ऐसा पेज ऑप्ट करता हूं जिसमें सब कुछ लिखा रहेगा, ठीक है। हाँ, इसी वाले में लेते हैं, ठीक है। रिमेंबर, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना आप लोग, मेरे भाई, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, और आपको जो PDF मिलेगी ना उस PDF में सब कुछ सिस्टमैटिक तरीके से लिखा रहेगा, तो आपको ज्यादा परेशानी होगी नहीं, तो आप ध्यान रखो। आपको पता है बच्चों A माइनस बी इंटू A प्लस बी, और इसका फॉर्मूला दुनिया जानती है A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जो नहीं जानता वो एक नंबर का गधा होगा, और लड़की है तो, ठीक है। हाँ, और दूसरा A माइनस बी का होल स्क्वायर इंटू A प्लस बी का होल स्क्वायर। बच्चों अब देखो A माइनस बी, A प्लस बी, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो A माइनस बी, A प्लस बी तो है ही, तो ये जो फॉर्म है ये तो होगा ही होगा, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और क्योंकि इंडिविजुअली दोनों पे स्क्वायर था तो इसका भी क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, ठीक है। एक चीज बच्चों यहाँ पे आप और याद रख लेना, एक फॉर्मूला होता है, अगर पूछूंगा A प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है तो आप तुरंत बता दोगे, A माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है आप तुरंत बता दोगे। लेकिन मैंने आपसे ऐसे पूछ लिया, A प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस A माइनस बी का होल स्क्वायर। बच्चों इसको इंडिविजुअली खोल के देख लेना, मैं इसका डायरेक्ट रिजल्ट लिख देता हूं यहाँ पे, तो इसका रिजल्ट होता है 4AB। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है, अब हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है। हाँ, तो
बच्चों ये वाली चीज यहाँ पे आ जाएगी, ये वाली चीज यहाँ पे आ जाएगी, तो जैसे होगा वैसे कर देते हैं यहाँ पे, ये वाली चीज यहाँ पे, तो आर प्लस एल का होल स्क्वायर, माइनस था माइनस कर दिया, ये चीज यहाँ पे आर माइनस एल का होल स्क्वायर, और बट्टा में बच्चों हो गया ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर था इसलिए ओवरऑल का भी स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, हाँ उम्मीद है बच्चों समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस समझते चलना प्यार से। ठीक है, तो कौनो दिक्कत होगा तो बताना कमेंट में, प्यार से पढ़ेंगे तुमको। ठीक है, ओके या तो हाँ, अब बच्चों देखो आप ऊपर में देखना, मैं इसके बाद की चीज वहां पे कर देता हूं। ऊपर में आपको दिखाई दे रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। बच्चों मैं इसके पीछे वाले पेज पे बता के आ रहा हूं कि ये होता है 4ab। तो यहाँ पे अगर मैं आगे कंटिन्यू करता हूं ना, तो आगे हमें मिलेगा, ठीक है, क्या मिलेगा देखो, अ, ठीक है, आगे हमें मिलेगा E बराबर क्या है बच्चों, Q बट्टा 4, Q बट्टे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 4RL, है ना, 4AB हो जाएगा। ठीक है, कोनो परेशानी नहीं होना चाहिए बच्चों, आप देख सकते हो यार, मैंने बताया है आपको। ठीक है, तो फालतू का टेंशन नहीं पालना है, दिमाग खोल के रखना है और बढ़िया से पढ़ना है। ठीक है, नो नीड टू टेक वरी, 4RL और नीचे में जो है उसको एज इट इज यहाँ पे छाप दो, तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का क्या चीज, होल स्क्वायर। ठीक है, हाँ वेरी गुड बच्चों, बस थोड़ी देर में इसको ओवर कर दूंगा, है ना, ध्यान देना। अब आप सब जानते हो, है ना, आप सब जानते हो कि अपना जो ये डायपोल है ना, विद्युत द्विध्रुव, इसकी जो ये लेंथ होती है 12 बच्चों, ये छोटी होती है। देखो हमने यहाँ पे भले बड़ा बना रखा है, बट प्रैक्टिकल लाइफ में 12 बहुत छोटा होता है, 12 जो होता है बहुत छोटा होता है। अब बच्चों अगर 12 छोटा होता है तो L तो और भी छोटा होगा, आधा हो गया, है ना, आधा हो गया। और याद रखना एक छोटे संख्या का स्क्वायर होगा तो वो और छोटा हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूं 2 का स्क्वायर, तो आप कहेंगे 4, तो 2 बड़ा था तो स्क्वायर करने पे और बड़ा हो गया। बट मैं बोलता हूं 0.2 का स्क्वायर, आप कहेंगे सर ये हो जाएगा 0.04। आप समझदार हैं, तो यहां पे 2 बड़ा था और 0.2 छोटा था, तो बड़ा का स्क्वायर किया तो वो और बड़ा हो गया, और छोटे का स्क्वायर किया तो वो और छोटा हो गया, है ना, और छोटा हो गया। तो ये सारी बातें क्लियर है, स्पष्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 12 छोटा है, एल और छोटा होगा, और जब इसका स्क्वायर होगा एल स्क्वायर, तो ये और ज्यादा छोटा हो जाएगा, राइट, और ज्यादा छोटा हो जाएगा। और अगर ऐसा है बच्चों, तो यहां पे हम क्या करेंगे, आप इस चीज को समझना, हम कहेंगे सर आर स्क्वायर एल स्क्वायर में आर के सामने एल की कोई औकात नहीं है, एल बहुत छोटा है। आई मीन टू से आर जो है समुद्र है और एल जो है एक लोटा पानी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप समुद्र में एक लोटा पानी मिला दो या समुद्र से एक लोटा पानी निकाल दो, क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क पड़ेगा क्या? मैं बोलूंगा क्या, किसी के पास 1 करोड़ रुपया है, उसको हमने 5 रुपया दे दिया, तो आप उससे पूछेंगे आपके पास कितने रुपया हो गया, तो क्या बोलेगा वो, 1 करोड़ 5 रुपया, कि वो सीधे 1 करोड़ बोलेगा? यार 1 करोड़ के सामने 5 का कोई मतलब थोड़ी है। हाँ 5 रुपया जेब में है, 2 रुपया दे दे तो 7 बोलेगा वो। ठीक है, दो कंसिडर करेगा। समझ रहे हैं आप, भावनाओं को समझ रहे हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, दिमाग है तो समझ समझ गए होंगे, नहीं है फिर भी समझ गए होंगे, समझा तो रहा हूं मैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे हेयर, अरे मेरा भाई क्या, अबे यार, ठीक है, हाँ देखना बच्चों यहाँ पे, हेयर आर इज वेरी 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 ग्रेटर देन, आर स्क्वायर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एल स्क्वायर। बच्चों आर जो है वो एल से बड़ा नहीं है, बहुत बड़ा है। और अगर ऐसा है ना, तो आर और एल का जो कंपैरिजन होगा, तो आर में से, बहुत बड़े में से जब बहुत छोटा घटाएंगे तो छोटे की कोई औकात नहीं है, उसको हम भूल जाएंगे, इग्नोर कर देंगे, वो नहीं रहेगा दुनिया में। ठीक है, तो यहां हम क्या कहेंगे, यहां पे हम बोल देंगे सो एल स्क्वायर कैन बी इजली नेग्लेक्टेड। ठीक है, एल स्क्वायर को हम लोग हटा सकते हैं, इजली नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसा है बच्चों, अगर ऐसा है तो हमें क्या मिलेगा, आप देखो, E बराबर क्या है, Q बट्टे 4
पाई एप्सिलॉन नॉट। अभी कोई कार्टून कहेगा सर जी यहाँ पे चाल से चाल को काट दीजिए, बेटा काटना नहीं है, जितना कह रहा उतना सुनो, काटोगे तो भविष्य खतरे में आ जाएगा, कारण है सुनते रहना, ठीक है। तो लिख दिया हमने। अब इस 4 को हम लिखेंगे 2, ठीक है, 2 समझना, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद गुना में फिर से 2, फिर L और फिर R, ठीक है। देखो आप लोग 4 को 2 दूनी 4 और RL को पलट के लिख दिया LR, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और एल स्क्वायर को तो भूल ही जाना है, तो बचा क्या आर स्क्वायर, आर स्क्वायर और आर स्क्वायर बचा हुआ है बच्चों, आर स्क्वायर बचा हुआ है और इसका भी ओवरऑल का स्क्वायर, क्योंकि इसको तो आप भूल रहे हो ना, क्यों भूल रहे हो, बहुत छोटा है। तो ये आर स्क्वायर का स्क्वायर, ये आर पावर 4 हो जाएगा, ये आर पावर 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम नीचे लिख देंगे आर पर पावर 4, ठीक है। हाँ जी, वेरी गुड। अब आप कहेंगे बच्चों यहाँ पे, अब आप यहाँ पे कहेंगे कि सर ये आर से तो ये कटेगा तो यहाँ पर पावर 3 रह जाएगा, है ना। और इस चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ठीक है, ऐसे भी लिख सकता हूं। देखो E बराबर, इस Q को बच्चों मैं वहां भेज दूंगा, आप देखते रहना कैसे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इस 2 को पकड़ लिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है। और 12 जो है ना उसके बगल में Q को चिपकाओ, ठीक है। थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूं ताकि किसी को कष्ट ना हो यार, ठीक है। इस 2 को हमने यहां लिख दिया, ठीक है, 2 को हमने यहाँ पे लिख दिया। और Q को, अच्छा देखो 2 और Q में कंफ्यूज मत होना, इसलिए मैं बार बार मिटा रहा हूँ, ये 2 है और ये Q है। तो Q को आपने यहाँ पे गुना में Q लिख दिया और बगल में गुना में क्या है, बगल में गुना में है 2L और बट्टा में क्या बच गया, बट्टा में बच गया RQ। ऐसे लिखने का कारण क्या है बच्चों, ऐसे लिखने का ये कारण है कि Q इंटू 12 क्या होता है, बताओ कोई बच्चा। बच्चों Q इंटू 12 क्या होता है, Q इंटू 12 विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि होती है, इसकी दिशा ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है, इसका ऐसा मात्रा कूलाम मीटर होता है, इसकी विमा MA लात होती है ना। और P बराबर Q इंटू 12 होता है, सारी बेसिक बातें आपको आती है, ठीक है। तो इस Q इंटू 12 को हटा के मैं P लिख दूंगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, है ना। सो ठीक है, E बराबर, E बराबर, ठीक है, ओ माय गॉड, हाँ E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 दिख रहा है अपने को, ठीक है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है, हाँ। और सॉरी, ठीक है, और बच्चों यहाँ पे 2 दिखाई दे रहा है और Q इंटू 12 को क्या लिख दूंगा, P लिख दूंगा। तो 2 और Q इंटू 12 को हटा के P लिख दिया और बट्टा में क्या है RQ। तो जो रिजल्ट आएगा ना, ये रिजल्ट आ जाएगा 2 तो था ही, और Q इंटू 12 को क्या लिखा हमने, P लिखा, बट्टा में क्या, बट्टा में RQ। तो ये जो है ना बच्चों, इसी को हम बोलते हैं अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का समीकरण। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है। हाँ जी, वेरी नाइस। तो अगर बच्चों आपको समझ में आ गया है तो यू विल सीम लाइक दिस, आप कुछ ऐसा दिखोगे। और अगर आपको नहीं आया तो इट कुड बी योर फेस, ठीक है। चलिए, तो थैंक यू सो मच बच्चों। इस क्लास के अंदर हम लोगों ने विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालते हैं उस डेरिवेशन को सीखा। उम्मीद करते हैं कि ये डेरिवेशन जो मैंने यहाँ पे करवाया वो आपकी समझ में आया होगा और किसी तरह का जो कोई डाउट है वो आपको नहीं होगा, ठीक है। चलिए, वेरी नाइस बच्चों। इसके बाद हम मिलेंगे इसकी अगली क्लास में, और इसकी अगली क्लास में बच्चों हम पढ़ेंगे केस नंबर 2, जहां पे हम सीखेंगे विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। तो बच्चों प्यार से पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और जो दिल में आए कमेंट करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।